नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर रूम। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मेरे मेहमान एयर कॉमोडोर एएस बहल, मेजर जनरल एसबीएस अस्थाना मेरे साथ मौजूद है, साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉर रूम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस ने संसद का सत्र बुलाने की फिर से मांग की, जिससे कि देश की रक्षा तैयारियों पर चर्चा की जा सके। दरअसल कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया था। सीडीएस ने यह कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। सीडीएस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जेट गिरे, अहम यह है कि ये क्यों गिरे। सीडीएस ने इस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि हमने 2 दिन के अंदर अपनी गलतियां सुधारी। हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक तबाही मचाई। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीडीएस के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हुए हैं, जिसे पूछा जाना जरूरी है। ये सवाल तब भी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस सीडीएस के बयान के बाद इतनी हमलावर है और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सीडीएस के खुलासे पर कोई कमेटी बनेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि हमें भरोसा है कि इस मामले पर संसद में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सीडीएस ने सिंगापुर में बहुत सी बातें कही हैं और हम ये चाहते हैं कि पीएम संसद में ये बातें कहें। आप सुने क्या बयान दिया गया कांग्रेस की ओर से। हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है। लेकिन सवाल तो यह है कि हासिल क्या हुआ हिंदुस्तान को। सवाल यह है कि क्या जिस मोटो के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इससे बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही है। वो ये जानना चाहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। इसकी चर्चा संसद में क्यों होनी चाहिए, इसकी चर्चा जिस टेबल पर होनी चाहिए, रक्षा विशेषज्ञों को चर्चा करनी चाहिए, रक्षा मंत्री को चर्चा करनी चाहिए, और उससे ज्यादा बढ़कर हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख को, सीडीएस को इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन संसद के अंदर इसकी चर्चा आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है? क्योंकि वो चाहती है कि मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जाए। मंशा बड़ी साफ है। और इसलिए इसी इंटरव्यू, जिसका सिंगापुर के इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा था, उसी का हवाला देते हुए कमोडोर बहल साहब मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल तो यही होना चाहिए ना सर कि हमने हासिल क्या किया। देखिए मीनाक्षी जी, क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जब आर्म फोर्सेस अपना मिशन करती हैं, चाहे वो कोई भी आर्म फोर्स के अंग हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, वही हमारा गोल है। हम तो उसके आगे देखते भी नहीं कि मेरी जान जाती है कि नहीं जाती है। मैं अपनी जान को हथेली पे लेके जाता हूं दुश्मन की टेरिटरी में जब मैं लड़ने जाता हूं, और मुझे यह चिंता नहीं होती कि गोली मुझे लगे। मुझे यह चिंता होती है कि क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपने नहीं देखा कि 9 टारगेट्स को हमने हिट किया, पहले दिन के अंदर एक्यूरेटली हिट किया।
उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 100 से ऊपर आतंकी मारे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हम ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि हमारे कितने जहाज। वैसे भी अगर आप ध्यान से सीडीएस की स्टेटमेंट को सुने और पढ़ें तो वो एंड में क्या कहते हैं, 5 to 6 एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि इनकरेक्ट है ये 5-6 जहाज की जो बात कर रहे हैं। और अगर एक आधा कोई उड़ा भी होगा, मुझे नहीं मालूम कि उड़ा है कि नहीं उड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया। आप ये क्यों नहीं देखते कि उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान उसको ऊपर लेके गया मिलिट्री डायमेंशन में, तो हमने मिलिट्री डायमेंशन को भी डोमिनेट किया। हमने वहां पे भी 11 से 12 एफीज उनकी तबाह बर्बाद कर दी। आप ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान के JF-17, F-16 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान का, जो उनके एयर मार्शल बता रहे हैं कि वो उड़ गया हमारे हाथ से। अरे इतना बड़ा एसेट हमने मार दिया, चाहे वो एक थे या दो थे। कभी कोई कहता हवा में भी मारे हैं, कोई कहता ग्राउंड में भी मारे हैं। मैं ये कह रहा हूं उसके बारे में क्यों नहीं पूछते कि हमने इतने बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं, ये क्यों पूछते हैं। और अगर आप लड़ाई करने जाते हैं 19-20 चीजें में कोई ना कोई तो तुम्हारे ऊपर भी नुकसान होता है, तो क्या वो कोई बहुत बड़ी चीज है। और जबकि देश का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, यह देखना बहुत जरूरी है। क्या हमने अंदर घुस के उनको मारा, यह देखना जरूरी है। मारने के बाद हमने प्रूफ दिया, यह देखना जरूरी है। मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए जहाज जो शूट डाउन हुआ है, पाकिस्तान ने दिया? अभी तक नहीं दिया। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, सब कुछ आराम से आ जाता है। कोई है इस समय कहीं पे भी नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? हमें प्रश्न उठाना चाहिए कि भारत ने इतना बड़ा काम किया तो पाकिस्तान एक फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना रहा है ताकि वो नैरेटिव चेंज कर सके। नैरेटिव चेंज करने का ही शायद कांग्रेस भी कोई मौका ढूंढ रही हो, लेकिन बात यहां पर केवल राजनीति की नहीं है मेजर जनरल अस्थाना, बात यहां पर भारत की इंटीग्रिटी की है, भारत की सिक्योरिटी की है। और जब कोई भी ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है तब उस ऑपरेशन के बारे में डिटेल साझा नहीं की जाती है। और इसलिए मुझे याद है अस्थाना जी, आपको भी याद होगा कि जब यह सवाल एयर चीफ से पूछा गया था तब उन्होंने भी इसका बड़ा क्लियरली जवाब दे दिया था। डीजीएजी से जब ये सवाल पूछा गया था तब उन्होंने भी बड़ा क्लियर जवाब दिया था। बिल्कुल। अभी इसको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाना चाहूँगा कि जो ये इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में जाहिर है कि ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव है। जो इंटरव्यूअर थी उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि किस तरीके से रफेल को मैंने डाउन करना है, और बार बार वो इसी चीज़ पर इंसिस्ट कर रही थी क्या 5 रफेल मारे गए या नहीं। अगर आप देखें, क्योंकि अब हुआ क्या है कि F-16 के जो बनाने वाले हैं, रफेल के जो बनाने वाले हैं, और जो चीन के लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं, इनके बीच में एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, क्योंकि सबने अपने हथियार बेचने हैं। तो उस कहानी में अगर आप जिसने भी ये स्टेटमेंट्स उठाई हैं उसने सेलेक्टिवली उठाई हैं, क्योंकि उसके बाद जनरल चौहान ने बिल्कुल क्लियरली बताया है, जब उनसे पूछा गया आखिरी में, जब दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या आपके 5 रफेल गिरे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने नकारा है। जब वो शुरू की वो बात कर रहे थे, जिस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, वो एक जनरल बात कर रहे थे कि जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल आपका या जो भी आपके एयर एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ तो डाउन होगा, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे लड़ाकू हवाई जहाज हो, चाहे वो रफेल हो। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। दूसरी चीज, जितनी भी चीज़ें हमने बर्बाद करी पाकिस्तान की, उसके सबके वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में सबके पास अवेलेबल हैं। कैसे हो गया कि जिस चीज़ को वो लोग क्लेम करना चाह रहे हैं बार बार, उसका सिर्फ एक प्रूफ यही है कि वर्बली उन्होंने बोला है, और अब वो स्टेटमेंट पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट चाहे उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में दी हो, लेकिन उस स्टेटमेंट को वो लोग पकड़ कर बैठ गए हैं। ये चीज़ जो आर्म्स डीलर हैं उनके लिए तो ठीक लगती है, लेकिन जाहिर है कि देश के अंदर इस किस्म की डिबेट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये लड़ाई होती है, ये कोई सैंड मॉडल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। जब लड़ाई होती है तो असली लड़ाई है, और उस लड़ाई में जाहिर है कि नुकसान भी होगा, और कुछ ना कुछ नुकसान सबका होता है।
लेकिन ये भी बात है कि आज की लड़ाई जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ाई भी शामिल है और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आपने देखा होगा, चाहे रशिया है, चाहे यूक्रेन है, चाहे अमेरिका है जो अभी हुदीस के खिलाफ लड़ रहा था, उनके 2 F-35 गिर गए हैं और 9 उनके MQ-9 रीपर गिर गए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक नहीं माना। तो ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, वो भी उसको भी उसी मुताबिक लड़ना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। सर कि अमेरिका ने भी जब उसामा बिन लादेन पर अटैक किया था तो उसका भी ब्लैक हॉक गिरा था, नुकसान अमेरिका का भी हुआ था। 71 की लड़ाई में हमें ध्यान है सर कि हमारे भी जेट्स गिराए गए थे, लेकिन हम एंड रिजल्ट पर बात करते हैं। जनरल दत्ता, हम एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं? क्या हमने आतंकी अड्डों को निस्तनाबूद किया? हाँ किया। क्या हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा? हाँ मारा। क्या हमने उनके रेडार सिस्टम फेल कर दिए, उन्हें ब्लाइंड कर दिया? हाँ कर दिया। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था और पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या दिया गया था हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि टेररिज्म में लिप्त और टेररिस्ट में इन्वॉल्व वो सारे सेंटर, वो सारे उनकी तंजीमें, उनको स्ट्राइक करना है और उनको निस्तनाबूद करना है। वो हमारा मिशन था जिसके तहत हमने 9 टारगेट चुन के बिल्कुल सटीक हमला किया, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ और वो 9 के 9 ठिकानों को हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। जब हमने 9 के 9 टारगेट प्रिसीजन स्ट्राइक कर दिया, हमने कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट तो करी नहीं। अगर हमारी हवाई जहाज ये टारगेट को अचीव करने से पहले गिर गए होते तो टारगेट कहां से अचीव होते? हमने वो टारगेट अचीव करे, हमने उसका प्रूफ दिया, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कोई हमारा हवाई जहाज गिरा होता तो पाकिस्तान की जमीन पे गिरा होता, कोई गिरा गया वहां पे, कोई हमारा पायलट पकड़ा गया, कोई हमारा पायलट मारा गया, तो ये हवा की बातें हैं। ये जरूर है कि जब जंग होती है कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल फेलियर हो जाता है, किसी कारण से जहाज टेक्निकल कारण से क्रैश कर जाता है, तो ये जंग की हालत नहीं है, वो अलग मुद्दा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जंग में जा रहे हैं, आप जंग में कोई वो क्रिकेट मैच तो नहीं खेलने जा रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, जो आप बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये डायग्नोस किया जाता है कि समस्या क्या है, लेकिन क्या वो डायग्नोसिस संसद में बैठकर होता है? बिल्कुल नहीं। संसद में तो ये होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था। मैं अगर 1971 की बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, हमारे उस समय चीफ ऑफ आर्मी जो बाद में फील्ड मार्शल बने, प्लीज लिबरेट बांग्लादेश। ठीक है, उस समय हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि पीओके को हमने आजाद कराना है, ऑब्जेक्टिव था क्या? बांग्लादेश को आजाद कराना है और उसको लिबरेट कराना है। तो हमारी फौज ने 13 दिन की जंग के अंदर वो एक नया मुल्क बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पकड़ लिए और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न सेक्टर में भी हमारी जंग चली, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। हमारे बहुत सारे हवाई जहाज तब भी गिरे। हमारे जो 58 PW जो पाकिस्तान ने वापस नहीं करे, उसमें 54 तो एयरफोर्स के अफसर थे। तो आप पूछिए, आप 71 की जंग में क्यों नहीं आया अभी तक वापस? आपने 93,500 PW कैसे वापस कर दिए? उसका जवाब कौन देगा? आपने एक जीती हुई जंग एक प्लेटर वापस कर दिया। आप उस समय पाकिस्तान के घुटने जो जमीन पर टिके हुए थे, आप उससे लिखाते कि प्लीज फॉरगेट पीओके नाउ। ये प्रिजनर ऑफ वॉर तब वापस आएंगे जब आप पीओके आप वेकेट करेंगे, नहीं तो हम इनके ऊपर वॉर क्राइम के मुकदमे चलाएंगे बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेशियों को हैंड ओवर करेंगे, इनको फांसी लगाएंगे। वो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो और लोग हैं जो जंग के अंदर जाते नहीं हैं, जिनको ये पता नहीं कि जिंदगी अपने हाथ में रख के उसका मतलब क्या होता है। आपको मालूम है क्या, मैं एक फौजी हूं, हर एक प्रकार के ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया है, स्पेशल फोर्सेस में रहा हूं। मैं इतने ऑपरेशन में गया जहां मेरे को मालूम नहीं था मैं वापस जिंदा आऊंगा कि नहीं, और जब मैं गया ऑर्डर मिला प्लीज गो एंड डू दिस, तो हमने अपनी जान के बारे में कभी नहीं सोचा। हम गए, जीत गए, मारे गए, लेकिन हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। आप जो बैठे हुए अपनी सीटों में, जो कभी जंग की तरफ जाते नहीं, बॉर्डर का आपने देखा नहीं, आपको क्या मालूम एक फौजी की जिंदगी कैसी होती है? आपको क्या मालूम उस आदमी को, सोल्जर को जब टास्क दिया जाता है, वो उसके ऊपर क्या बीतती है? उसके बीबी बच्चे उसके भी होते हैं। मैं अपने 1 दर्जन बार लास्ट लेटर टू माई फैमिली
इफ आई डोंट कम बैक, मेरा इतना पैसा इस बैंक में इतना है, बच्चों का देखभाल कर लेना। आपने कभी किया ये? अब तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बड़ी बड़ी डिंगे मारना लगा है। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। जंग के अंदर लोग मरेंगे भी और जंग के अंदर आपका नुकसान भी होगा। अगर मैं बोलूं हमने ब्रह्मोस मिसाइल मारी, कितनी मारी बहल साहब? 24। ओके, आपको पता है एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत कितनी है? तो आप बोलते हैं जहाज गिर गया, और सो व्हाट, जहाज गिर गया तो किसी भी हालत से गिरा हो, पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ है? दुनिया के पास कोई प्रूफ है? अभी सीडीएस साहब ने कोई बयान दिया, उसने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे कोई 5 जहाज नहीं गिरे। मैं सॉरी टू से, लेकिन बहल जी इतने प्रूफ तो पाकिस्तान भी नहीं मांग रहा है जितने यहाँ पर जयराम रमेश मांग रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ क्लियरली बोल रहे हैं कि भारत ने बहुत बड़ा हमला हमारे ऊपर किया, तब मैं नमाज पढ़ रहा था। ये अलग बात है कि पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये बयान तो उन्होंने खुद दिया इंटरनेशनली जाके। और मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, आपको ये चीजें पूछने का क्या मतलब क्या है आपका? ये चीजें तो वॉर के अंदर काफी हम इसको सीक्रेट गिनते हैं, कॉन्फिडेंशियल गिनते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेटजीज बाहर निकल के आती हैं। हमने क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जैसे सीडीएस ने कहा हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी है, ऐसे हमें क्यों स्टेटमेंट देने पड़े? अगर हमको स्टेटमेंट देने पड़ते हैं तो पाकिस्तान को पता चल जाता है कि ये पहले क्या कर रहे थे और बाद में क्या कर रहे थे, और आगे से वो तैयार रहेंगे। तो मुझे पॉलिटिकल लीडर्स का समझ नहीं आता है कि आप देश से प्यार करते हैं कि अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। आप देश से प्यार करिए और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ऐसे समय में कोई ऐसा नैरेटिव ना बनाए जो पाकिस्तान इस्तेमाल करे, जो दूसरे देश के वो वाली मीडिया इस्तेमाल करे जो भारत के अगेंस्ट है, या फिर जो कंपनीज हैं जो बनाती है मिलिट्री प्रोडक्ट्स वो उसको इस्तेमाल करें। अरे आप देखते क्यों नहीं, हमारे पायलट्स जान पे खेल के उन्होंने कहां से फायर नहीं किया, और क्या एक भी टारगेट जो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो टारगेट क्या बचा? हमने तो यहां तक मारे हैं बॉम्ब या मिसाइल्स जो बिल्कुल न्यूक्लियर एसेट्स के पास थे। नूर खान पे जब हमने अटैक किया, उनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स तबाह बर्बाद हो गया, C-130 एयरक्राफ्ट खत्म हो गया, और पास में उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, हिल गए। जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स थे वो हिल गए। वो जो नमाज पढ़ रहे थे, सडनली उनको पता चला अरे हमारे ऊपर अटैक हो गया। मैं ये कह रहा हूं नमाज पढ़ना बहुत अच्छा है, वो तो आप अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ झूठ तो मत बोलिए, और उसके साथ आतंकवाद को तो ना सपोर्ट करिए, उसके साथ आप हमारे देश के अंदर हमारे अस्तित्व पे तो अटैक ना करें। मैं एक और मीनाक्षी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पूरे आंकड़े ले 1947 से लेके आज तक जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं, अगर मैं आपको मटेरियल लॉस की बात ना करूं, हमारे 1947 से लेके 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की जंग, उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर करा गया पंजाब में और J&K के अंदर, हम लोगों ने तकरीबन 15,000 फौजी हमारे गंवाए हैं। 15,000। अगर आप हमला करें, पाकिस्तान को खत्म कर दे, आपके 15,000 नहीं मारे जाएंगे। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक आंकड़ा दूं, 1965 में 3,500 हमारे जवान मरे, और जख्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 1971 में 3,000 मरे और जख्मी हुए तकरीबन उससे दोगुना तिगुना होते हैं जख्मी। ठीक है, आप एक बार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दीजिए, आपका ज्यादा ज्यादा 3, 4, 5 हजार जवान मरेंगे। अभी तक तो 15,000 जवान गंवा चुके हैं इन जंगों के अंदर, उससे भी नहीं, उससे हमसे ज्यादा गंवाए हैं। हमने जितने मारे उसकी तादाद हमसे ज्यादा है। मैं एक छोटा आंकड़ा और देता हूं, जब 47 का हम काउंटर अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पे, तो हमारे उस समय 6,000 जवान मारे गए। 6,000, पाकिस्तान के 20,000 मरे उसी में जब हमने सीज फायर डिक्लेयर किया। 20,000, या जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स, हमने 6,000 गवाए, उसने 20,000 गवाए। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग होती है, जंग में नुकसान होता जरूर है, लेकिन फिर हम उसी मुद्दे पर आएंगे कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। क्या संसद का सत्र बुलाकर यह चर्चा की जानी चाहिए कि भारत ने क्या जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल किया,
या ये चर्चा करनी चाहिए कि भारत के कितने विमान गिरे या कितने जेट गिरे, क्या नुकसान हुआ? सिंगापुर में दिए गए एक इंटरव्यू का एक हिस्सा निकालकर जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे उसे बार बार फिर से रिपीट मोड पर चला रहे हैं, जबकि रिपीट मोड पर भारत की कामयाबी चलनी चाहिए। लेकिन चर्चा संसद की बार इसलिए हो रही है क्योंकि चर्चा राजनीति की होनी चाहती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर रूम। बात भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों में खलबली मची हुई है। राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत से पाकिस्तान को वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी की तो इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े होंगे। रक्षा मंत्री की इस वार्निंग के 24 घंटे के बाद ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर बलूचिस्तान में अपना रंग रूप बदलकर पहुंच गए। वो राजधानी क्वेटा पहुंचे थे, जरा देखिए इन्हें। शहबाज और मुनीर ने क्वेटा में क्या गेटअप लिया, बलूच मुसलमानों का गेटअप ले लिया उन्होंने। जाहिर है 4 टुकड़े की बात हो रही है। बलूचिस्तान वो पहला अंग है जो खुद इस वक्त मुख्तारी चाहता है, पाकिस्तान से वो आजादी चाहता है। पाकिस्तान के 4 हिस्से हुए तो उनमें से एक लगातार विद्रोह कर रहा। सबसे पहला हिस्सा तो बलूचिस्तान होगा और पाकिस्तान बलूचिस्तान को खोना नहीं चाहता, क्योंकि चाहे आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले, गैस, तेल, कोयला, खनिज, सोना, सब कुछ तो बलूचिस्तान में है। और वहीं ग्वादर पोर्ट भी है जिसके लिए चीन ने $250 मिलियन खर्च किए हैं। लेकिन सिपैक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए अब चीन सीधे बलूचों से बात करने की कोशिश में है, यानी कि चाइना पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। सोचिए जरा, जो उन्होंने रंग रूप लिया हुआ था, जिस तरीके की बात कह रहे थे, था गहराइयों से संबंध की बात कर रहे थे, तो फिर बलूचिस्तान में बलूचियों के साथ वो सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें गैस मिलती है, वहां से उन्हें सोना मिलता है, वहां से उन्हें खनिज पदार्थ मिलता है। और वही जानते हैं कि बलूचिस्तान वो हिस्सा है मेजर जनरल दत्ता की जो एक बार नहीं कई मर्तबा विद्रोह कर चुका है, चाहे वो 1948 की बात हो, अभी 2005 से जो विद्रोह शुरू हुआ है वो अब तक जारी है, वो रुका नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने धोखे से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा किया। बलूचिस्तान आज़ादी से पहले, इससे पहले भी जब ब्रिटिश हमको आज़ादी देते उस समय एक समझौता हुआ था जिसमें कलात जो खान ऑफ कलात, ये जिन्ना साहब और जो माउंट पैटन थे, उन्होंने एग्री किया था बलूचिस्तान विल बी ए इंडिपेंडेंट कंट्री। और उसके तहत जब आज़ादी हो गई 15 अगस्त 1947 में और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में, तब से लेके 1948 तक बलूचिस्तान 291 डेज के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। पाकिस्तान के फौज ने और उस समय पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम कैसे इसको अब कब्जा करें, जैसे हमने J&K के ऊपर हमला करके अपने कबायली भेज दिए हैं, हम कैसे बलूचिस्तान को भी उतना कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपनी फौज भेजी वहाँ बलूचिस्तान में, कलात में, और खानो कलात को पकड़ के लेके उससे जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन साइन कराया कि आप बोलिए कि आप पाकिस्तान के अंदर विलय होना चाहते हैं। तो धोखे से इन्होंने बलूचिस्तान पे कब्जा किया और खानो कलात का जो छोटा भाई था उसी दिन से 150 लड़ाकों के साथ वो बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस उसने शुरू करी। तो 1948 से लेके आज तक बलूचिस्तान अलग अलग बार, अलग अलग सालों में बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा है पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए। और पाकिस्तान आज ये जाके जो वहाँ प्रधानमंत्री उनका सिपा सलार उनकी वेशभूषा पहन के उनका उल्लू बनाने गए हैं। 75 साल तक सो रहे थे तुम कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, उनके वसाइल लूटे जा रहे हैं, उनके नागरिकों का अगवा किया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, ज्यादतियां हो रही हैं, तब सो रहे थे तुम। आज तुमको याद आ गया जब बलूचिस्तान लगातार तुम्हारी फौज को मार रहा है और तुम्हारा जो फील्ड मार्शल बना जाली, उसकी फौज पिट रही है वहां पे, और इसी फौज को पिटते हुए लोगों के सामने बचाने से मार्शल तो सर अपने आप में सबसे बड़े जोक हो गए हैं। जंग हारने के बाद कौन फील्ड मार्शल बनता है, वो पाकिस्तान की मिसाल दी जाएगी। मेजर जनरल अस्थाना जी, मैं कुछ ग्राफिक्स इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूं, जरा इसका पिछला ग्राफिक जो है, जो आप चलाएं, इतना कुछ बलूचिस्तान में है
और सबसे बड़ा हिस्सा अगर पाकिस्तान का कोई है तो यही प्रांत है बलूचिस्तान। अगर बलूचिस्तान हट गया तो 33% पाकिस्तान का नेचुरल गैस चला गया, 2% तेल चला गया, 9% कोयला चला गया, और जो 59 बिलियन टन खनिज यहां से निकलता है, जो 1700 टन सोना यहां से निकलता है। शहबाज शरीफ इसलिए परेशान है, इसलिए खुद बलूची मुसलमान बन के वो मंच पर खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते इतना नुकसान वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ मैं जोड़ूं 43% एरिया पाकिस्तान का चला जाएगा बिल्कुल बलूचिस्तान के जाने से साथ साथ। इसमें एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा। मैं कुछ समय पहले कुछ बलूचियों के साथ भी बात कर रहा था कि ये जो जिरगा इन्होंने बुलाया है, जहाँ पर ये अच्छी भली ड्रेस और पोशाक पहन के बात कर रहे हैं, वो कह रहा था ये सारे के सारे पंजाबियों को बलूचियों की ड्रेस पहना के खड़ा किया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि एक भी बलूची वहाँ पर नहीं है, और सारे के सारे बलूची जो हैं वो रिजेंटमेंट में हैं, वो इनकलाब चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा उन्होंने पूरा मजमा भी लगा लिया और एक बलूची वहां पर नहीं। हाँ, वो उसमें बलूची नहीं। अगर आप क्राउड में देखेंगे, क्राउड में किसी ने टर्बन नहीं पहन रखी हो। हाँ, जो ये 3 टर्बन पहन के बैठे हैं। तो ये जो है वो सारे के सारे जो हैं पंजाबी उन्होंने इकट्ठे करे हुए हैं। ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम जिरगा करा रहे हैं। जिरगा होता है कि बड़े बड़े लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक तरीके से पंचायत बैठाने की वाली बात होती है, सलाह मशवरा करने के लिए। ये जिरगा का मकसद होता है। तो वो अपनी तरफ से ये जिरगा क्या एक ड्रामा पेश कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने। असल में क्या हुआ है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउनशिप जो है वो बलूची लिबरेशन आर्मी ने आज़ाद कर दी है, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर दिया है। और उसके बाद में, और वो एक कम्युनिकेशन सेंटर है जिससे कराची और क्वेटा के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बीच में रुक सकता है। तो वो ये एक बहुत बड़ी हार है। और वहाँ पे अभी उन्होंने अपना पुलिस स्टेशन वगैरह भी ले लिए हैं और झंडा फहरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इन लोगों को चिंता ये हो रही है कि आज एक टाउन गया है, कल को दूसरा जाएगा, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बलूचिस्तान एक हाथ से निकल जाएगा। और उन्होंने पहले भी एक जो उनके एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने तो आज़ादी पहले ही जाहिर कर दी है, लेकिन अब ऑन ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान आज़ादी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए वो जाके बड़े भाई वाली बात करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब ये बिल्कुल आपने सही कहा, 4 हिस्सों में डिवाइड होगा और वो अभी रुक नहीं सकता है। बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान का, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना पाकिस्तान का तय है, और ये अब होके रहेगा, क्योंकि झूठ के बल पर आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते, झूठ के बल पर आप सबको जोड़ के नहीं रख सकते। और बलूचिस्तान का जितना अतिक्रमण हुआ है, जितना उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किए हैं, उन सब का हिसाब कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया, और मैं वाकई में अब इस तस्वीर को और ज्यादा गौर से देख रही हूं। तो ये जो बलूची टर्बन है केवल शहबाज शरीफ पहन के बैठे हुए और मंच में 2-4 लोगों के अलावा किसी के सिर पे ये टर्बन नहीं दिखाई दे रही है। ये दुनिया को बताने की और जताने की बहल साहब कोशिश है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा। था, जबरन रहना नहीं चाहता है, और कब तक रहेगा ये सवाल है। मीनाक्षी जी, एक बात मुझे बताइए, क्या आप पगड़ी पहन के सरदार बन सकते हैं? आपको सरदार बनने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा चाहिए सरदारों का। उसी तरीके से जो ये पगड़ी पहनी है इन्होंने बलूचिस की, तो उसके लिए आपका जब युद्ध हो रहा था, ऑपरेशंस हो रहे थे, आप तो बंकर में छुपे हुए थे। यही आसिम मुनीर बंकर में छुपा हुआ था, और छुपे हुए थे शहबाज शरीफ, कभी दिखते ही नहीं थे कहीं पे। और आज पगड़ी पहन के आप सोच रहे हैं आप भी ट्राइबल्स की तरह सरदार बन गए हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, एक जनरल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही थी, वो कही थी सुराब के बारे में, जो अभी ऑक्यूपाई किया इन्होंने, और कितने, सिर्फ 3 घंटे के अंदर इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया उसको, पूरे शहर को। ऐसे कई शहर है, मंगूचार, ऐसे कई रूरल एरियाज है जहां पे पाकिस्तान आर्मी की रिट नहीं चलती। वहां पे पाकिस्तान आर्मी जाती है तो डरती है जाने से, और सिर्फ मेजर सिटीज है जैसे क्वेटा हो गई या फिर ग्वादर हो गया जहां पे इनका रिट अभी भी थोड़े बहुत इनके कंट्रोल है। और आपको यह भी याद होगा कि 14 मई को मीर यार बलूच ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट है और हमें वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करे, यूएन रिकॉग्नाइज करे, और उसके बाद से अटैक्स और भी घातक होते जा रहे हैं। और अगर देखिए आप, इन्होंने जिनको बंदी बनाया, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने, मैं आपको नाम बताता हूं, डॉक्टर मेहरांग बलूच, बीबार्ग बलूच, बेबो बलूच,
ये महिलाएं हैं, ये इनकी महिलाएं लीडर हैं, इनके ऊपर इतने अत्याचार किए, इन्हें अलग जेल से अलग जेल, हुडा जेल से पिश्तीन जेल, वहां पे लेके गए, और वो चीजें जो हम बयान नहीं कर सकते आपके टीवी के ऊपर, वो किया इनकी आर्मी ने, क्योंकि ये सिर्फ नियत्ते लेडीज और विमेन पे ही अटैक कर सकती है, और इसकी कोई रीट नहीं चलती। बलूचिस्तान आजाद होगा एक दिन, आप मेरे ये वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। देखिए, बलूचिस्तान तो वहां गिड़गिड़ाते हुए शहबाज शरीफ गए और मंच से खुद कबूल कर रहे हैं, लेकिन वही पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के पास भी भीख का कटोरा लेकर जाता है। यह भी बात शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा में शहबाज ने कहा कि चीन, तुर्की जैसे जो उसके दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि बिजनेस में उनके पार्टनर बने, बल्कि ये उम्मीद नहीं करते कि पाकिस्तान उनके पास भीख का कटोरा लेकर जाए। आप शब्दों पर गौर करिए, खुद वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भीख का कटोरा लेकर उनके मित्र उनके पास जाए, यानी कि वो ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक कटोरा है जिसमें वो दुनिया भर से अपने दोस्तों से भीख मांगती रहती है, फिर चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो FATF हो, चाहे वो IMF हो। आप सुने पहले। इस पूरे बयान से दो बातें निकलकर सामने आती है। पहला सवाल तो यही है कि पाकिस्तान खुद ये जानता है और खुद ये मानता है, दुनिया के सामने बता रहा है कि मैं भीख का कटोरा लेकर जाता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा सवाल ये कि क्या चीन भी अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है। चीन बलूचिस्तान से हर मसले पर बात करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका कॉरिडोर वहीं से है, उसको मुनाफा भी वहीं से होगा। और अब पाकिस्तान का बहुत मतलब यानी कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आप चाहे फिर अब उनके फील्ड मार्शल कह ले या फिर आप शहबाज शरीफ कह ले, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका भी बहुत ज्यादा अख्तियार बलूचिस्तान पर नहीं रह गया है। दूसरी बात ये एकदम क्लियर हो जाती है, मैं इस बात से आ रही हूं अस्थाना जी आपके पास, कि ये जो बयान है, पहली बात तो क्या अब शहबाज शरीफ ये डर रहे हैं कि अब सब कुछ जो है वहां की मिलिट्री के हैंडल करने पर, उनके कंधों पर यह दारोमदार चला जाए क्योंकि उनसे मैनेज नहीं हो रहा है, या फील्ड मार्शल साहब खुद करवा रहे हैं कि अब तुम छोड़ो गद्दी, मैं मैनेज करता हूं, तुमसे मैनेज नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इकोनॉमी उनसे मैनेज नहीं हो रही है। अभी तक क्या हो रहा था कि वो खुद कटोरा लेके जा रहे थे सब जगह, और बीच बीच में कभी आसिफ मुनीर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये अपनी तरफ से बताना चाह रहे थे, क्योंकि अभी क्या होता था, पाकिस्तानी आर्मी इतनी स्मार्ट हो गई थी कि पावर सारी मेरे पास होगी, और जो कुछ भी गड़बड़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सिविलियन जो प्राइम मिनिस्टर है उसके सिर पे डाल दो, और इस मुताबिक और उसको जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो चेंज कर दो। अब उन्हें लग रहा है कि डूबेंगे तो इकट्ठे डूबेंगे, और डूबने का टाइम आ रहा है, क्योंकि दोनों के ऊपर लोन इतना ज़्यादा हो गया है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अभी मीडिया ने भी कवर किया कि IMF ने इतना बेल आउट दिया। अब जो उन्होंने बेल आउट दिया है वो भी एक लोन है, और उसी मुताबिक जो 400 बिलियन बैंक वर्ल्ड बैंक जो दे रहा है वो भी लोन है। उसी मुताबिक 3.7 बिलियन चीन इनको पैसे दे रहा है, वो भी लोन है। इन तीनों लोन्स को मिला दिया जाता है तो उसके बाद में इनकी जो लोन लायबिलिटी है वो इतनी बढ़ जाती है कि इनके पास में पैसा कुछ बचता नहीं है। क्योंकि और उन्होंने भी इसीलिए दिया है क्योंकि अभी इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $10 बिलियन से कम हो गई थी, जिससे ये आप अगले 2 हफ्ते से ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे। तो चीन और अमेरिका दोनों की कोशिश ये है कि इनको पूरी तरीके से डूबने ना दिया जाए, सिर्फ डूबने वाला जो लेवल है जो सतह से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखा जाए, क्योंकि उनको ये उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान ऐसी जो लोकेशन है इनकी स्ट्रेटजिक लोकेशन, उसको दोनों इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अमेरिका इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर ईरान पर हमला करना है तो यही रूट है, इसके अलावा कोई रूट नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन भीख मांगनी पड़ती है। और भीख मांगते हुए अब जो, लेकिन उसका जो सीधा असर है, जो ये इनको लोन मिले हैं। एक छोटा सा बयान जो उस बयान का हिस्सा जो है सर, कि वो जो ये कह रहे हैं कि नॉट ऑन माई शोल्डर्स। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब वो क्या, वो ये अब खुद हताश है, निराश है कि उनसे अब ये नहीं संभल रहा है, या फिर ये बयान दिलवाया भी जा रहा है कि योर टाइम इज ओवर, मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो अभी जो फील्ड मार्शल बने हैं इन सबको ये एक नया तरीका पसंद आ गया है, जिसमें पावर अपने पास रखो और जितनी भी गंदे काम हैं
और जहाँ पे लोगों की गालियाँ मिलनी है वो सिविल गवर्नमेंट को रखो। तो ये मॉडल इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय इसके जो पुराना ज़ियाउल हक वाला मॉडल था, ये उस मॉडल पे नहीं जाना चाहते। लेकिन अब ये सिविल गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि अभी जूते सारे मेरे को ही पड़ेंगे, तो वो बार बार फील्ड मार्शल भी बना दिया और बार बार बोल रहे हैं कि नॉट ऑन माई शोल्डर एंड ऑन हिज शोल्डर एज वेल। इसका मतलब ये है कि भाई हम दोनों ही जिम्मेवार हैं, तो गालियां सिर्फ मुझे ही ना पड़े, इनको भी पड़े थोड़ी बहुत जब इकोनॉमिक्स खराब होगी। क्योंकि अब जितना भी पैसा आ रहा है उसमें इतना तो इन्होंने ऑर्डर दे दिया, इतना वो सामान खरीदने वाले मिलिट्री का, तो पैसा जब लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और लोगों की जो मुसीबतें हैं, रोजमर्रा की मुसीबतें, वो खत्म नहीं होने वाली हैं। तो इसलिए इनको ये लग रहा है कि एक इंटरनल सिविल वॉर की तरफ मैं इसको जाते हुए देखता हूं, जहां पर एक अंदर से जो बोलते हैं ना, हम वही बात कर रहे थे कि टुकड़ों में पाकिस्तान जाने वाला है, तो वो वही चक्कर है कि सबके सब लोग बिना इकोनॉमी के कोई देश कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, वो भी तब जब उसके ही अंदरूनी हिस्सों में इस तरीके से रिबेलियंस खड़े हो रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वॉर रूम। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली एक और बड़ी खबर अब आपको दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय सेना पूरे एक्शन में है। सेना पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नए हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। पोखरण के अलावा बाबिना, जोशीमठ, आगरा और गोपालपुर में भी टेस्टिंग की जा रही है। नए और अगली पीढ़ी के रक्षा तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने स्वदेशी सैन्य तकनीक की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। पोखरण से लेकर गोपालपुर तक देश भर के अहम सैन्य स्थलों में हो रहे नए और हाईटेक हथियारों के परीक्षण उसी का हिस्सा है। इस टेस्टिंग को तब किया जा रहा है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के हालात अभी हम यूं कहते हैं कि खत्म हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है, और ये तनाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। लेकिन मॉडर्न हथियारों की जहां जहां टेस्टिंग हो रही है वो नाम इस वक्त आपके सामने है, और जिस तरीके के ये हथियार है और एक ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। एयर कॉमोडोर बहल, आप ये तस्वीरें देखें और फिर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब वर्दी में पूरी शान के साथ हमारे फौजी खड़े होते हैं, और उसके बाद फिर जब नए हथियारों को हम लगातार उन्नत तकनीक की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कुछ हथियारों के नाम जो हैं वो मैं पढ़ रही थी, जिसमें हम मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि यूएएस की हम बात करते हैं, यूएवी की बात करते हैं, या फिर हम एरियल सिस्टम की अपनी बात करते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी हमें मिल सके उसकी बात करते हैं। तो पहले इन हथियारों की बात हो जाए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले ये कहूंगा कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, अगर आपने नागोर्नो काराबाख युद्ध के बारे में सुना होगा तो वहां आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में यह युद्ध हुआ था, और सैकड़ों की संख्या में, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, टैंक्स थे, व्हीकल्स थे या दूसरे वेपन और इक्विपमेंट थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के द्वारा। तो वो एक बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट था जब पूरे विश्व में, ऐसा नहीं है कि यूएवीज का इस्तेमाल उससे पहले नहीं हुआ, यूएवीज का इस्तेमाल उससे पहले भी हुआ है, कई बार इजराइल ने किया था, लेकिन जो नागोर्नो काराबाख ने उसको एक विजिबिलिटी दी, उसके बाद रशिया यूक्रेन आप देख लीजिए, आप गाजा में देख लीजिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप ये देखिए जो अभी आपको दिखाया गया था, एक क्वाडकॉप्टर ऊपर उड़ता है, इसको रनवे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तभी आपने अभी बात करी थी इंडिपेंडेंट की, तो रनवे इंडिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं। ये सर रनवे इंडिपेंडेंट सिस्टम ये क्या होता है? रनवे, जैसे आप पहले हमारे पास जो ड्रोन आए थे, हिरॉन थे या सर्चर्स थे, जो हमारी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना इस्तेमाल करती है और नेवी भी करती है। सो ये वाले जो ड्रोन्स हैं, ये इनके लिए एक छोटा स्ट्रिप चाहिए होता है, एक छोटा रनवे चाहिए होता है, जिससे वो टेक ऑफ करते हैं, उनको ग्राउंड से कंट्रोल किया जाता है, वो जाते हैं दुश्मन में की टेरिटरी, हॉस्टाइल टेरिटरी या जहां पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उधर से फोटोग्राफी भी करते हैं, जैसे अभी दिखा रहे थे फोटोग्राफी, ये देखिए ये फोटोग्राफी कर रहे हैं और टारगेट सिस्टम को डेजिग्नेट कर रहे हैं। जब वो डेजिग्नेट करते हैं तो वो वाला एक जो ड्रोन गया है वो भी इस पे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन फायर कर सकता है। प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन क्या होता है? प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन होता है जो एक्यूरेटली आके टारगेट सिस्टम पे, अब ये हवाई पट्टी दिखाई थी, मैं जितना मैं समझ पा रही हूं, कुछ उसने ड्रॉप किया, उसने एक टारगेट लॉक किया, उसके बाद फिर उसने कुछ ड्रॉप किया। जी, जो वेपन सिस्टम्स ड्रॉप करता है, जैसे ये क्वाडकॉप्टर्स है, ये भी छोटे से वेपन्स कैरी कर सकते हैं, ग्रेनेड टाइप वेपन्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन जो ये लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है लॉन्चर से, ये भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इस तरीके के अलग अलग तरीके के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, कुछ बड़े
बड़े होते हैं जिनको रनवे की रिक्वायरमेंट है, कुछ ये देखिए रनवे भी साथ में आपको दिख रहा होगा अभी पीछे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रनवे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और लॉन्चर से कहीं पे भी लॉन्च किए जा सकते हैं, या क्वाडकॉप्टर्स को तो लॉन्चर की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा उठते, ये जैसे अभी उठा, ये उठ के जाते हैं टारगेट सिस्टम के ऊपर। और इनमें से कुछ एक ऐसे होते हैं जिनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब है वो टारगेट के ऊपर जाते हैं, उसको देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर होम ऑन कर जाते हैं सुसाइडल अटैक के अंदर। ये तो बॉम्ब गिरा था, जैसे ग्रेनेड या ऐसी कोई छोटा सा उसने गिराया है, वेपन सिस्टम गिराया। लेकिन जब कामिकाजी ड्रोन होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक जाके, उनको लॉइटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है। वो जाते हैं, वो टारगेट को ऐसे अभी आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद होम ऑन करते हैं सुसाइड अटैक के अंदर और उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसमें कभी भी जो चीज ड्रॉप की जाती है ड्रोन से, वो प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस जो ड्रॉप करते हैं, उसका मतलब होता है कि वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि 5 मीटर के आसपास, 3 से 5 मीटर तक वो हिट कर जाते हैं। 3 से 5 मीटर को हिट करने से क्या है, टैंक टाइप टारगेट भी है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी तरीके से ये अपने आप भी सुसाइडल अटैक कर सकते हैं, वो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं। और इसके भी कुछ ऐसे होते हैं जो रिकवर करते हैं अपने आप, चाहे वो पैराशूट से रिकवर करें या फिर रनवे के ऊपर लैंड करें। तो वो रिकवरेबल ड्रोन्स ज्यादातर हाई ऑल्टीट्यूड या मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स होते हैं। ये जो इस बार हमने भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो पूरा ऑपरेशन देखा मेजर जनरल दत्ता जी, ये इसको देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अब हमारे फौजियों को सीमा रेखा पार करके लड़ने की नौबत बहुत बाद में आएगी। पहले काम इसी तरीके के यूएवी से होगा, यूएस से होगा, या जितने भी नाम अभी कोमोडोर बहल साहब ने गिनाए। हम लगातार उन्नत होते जा रहे हैं, हमारी तकनीक बेहतर होती चली जा रही है। देखिए मीनाक्षी, ऐसा है, आपने जो भी अभी करंट वॉरफेयर का नमूना आप देख रहे हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन जो अभी 3.5 साल तकरीबन होने वाले हो गए हैं इसको, जंग को, जिसके अंदर लगातार हर प्रकार का हथियार असला इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा, एक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, अगर आप उसको इकोनॉमिक पावर ना बोलें, रशिया आज के दिन भी एक मिलिट्री सुपर पावर है। तो एक मिलिट्री सुपर पावर वर्सेस यूक्रेन, सपोर्टेड बाय द इंटायर नेटो, यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका। अब मान के चले आप, इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार, असला, टेक्नोलॉजी उस जंग के अंदर इस्तेमाल करके उसके ट्रायल किए जा रहे हैं, ताकि वो कंपनी जो हथियार असला बना रही है उसको दुनिया में बेच पाएं। तो अगर वो एक जंग का आप नमूना देखते हैं, उसके साथ साथ में जब आपको जमीन पे कब्जा करना है, जमीन पे कब्जा करने के लिए तो बूट्स ऑन ग्राउंड आपको चाहिए। तो अभी क्या होता है कि ये जो हम स्टैंड ऑफ अटैक करते हैं, यहाँ हम लॉइटरिंग एम्यूनिशन इस्तेमाल करते हैं, मिसाइल्स करते हैं, ड्रोन्स करते हैं, ये क्या है, फॉर बैटल ऑफ अट्रीशन। आप उसके पीछे वाले डेप्थ टारगेट को, कमांड कंट्रोल सेंटर्स को, एयरफील्ड्स को, उनके गन एरियाज को आप बर्बाद करें और बर्बाद करके उसको टारगेट को सॉफ्ट कर दें। उसके बाद में आपके जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो हमला करके टारगेट को पकड़ें। तो ग्राउंड फोर्सेज के ऑफेंसिव के दौरान आपको मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर चाहिए होती हैं, आर्टिलरी चाहिए होती है, आपको मैकेनाइज फोर्सेज चाहिए होती हैं, आर्मर और मैकेनाइज जो हम आर्मर पर्सनल कैरियर बोलते हैं। तो वो कंटैक्ट वॉरफेयर हो जाता है, जिसके बिना आप जमीन नहीं पकड़ सकते हैं आप। तो अगर आज के दिन में 20% यूक्रेन का हिस्सा रशिया ने कैप्चर किया है, वो कंटैक्ट वॉरफेयर के माध्यम से किया है। और जो लाखों की तादाद में यूक्रेनियन और रशियन सोल्जर्स मरे हैं, वो कंटैक्ट वॉरफेयर में मरे हैं। हालांकि जबकि रोज ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे हैं पूरे यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन काउंटर कर रहा है रशिया को। उसके माध्यम से क्या होता है कि सिलेक्टेड टारगेट है, इन डेप्थ है, उसका कोई डॉक यार्ड है, कोई उसका क्या बोलते हैं हवाई अड्डा है, कोई उसका जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक सेंटर है, या उसका कोई पावर जनरेशन सेंटर है, वो टारगेट चलते रहते हैं, उसको बैटल ऑफ अट्रीशन बोलते हैं। तो जो आज के दिन में आप ये देख रहे हैं, पोखरण में, बबीना में, जोशीमठ में, आगरा में, ये क्या है कि अगर आपको याद हो, कल्याणी गन सिस्टम एक बनाया हमारी एक प्राइवेट कंसर्न ने, बहुत उम्दा गन, जो कि आज के दिन आर्मीनिया ने भारी नंबर में वो लिया है। उस आदमी को भारत के अंदर जगह नहीं मिल रही थी, मैं अपना हथियार कहां ट्रायल करूं, वो उसको भारत में नहीं, उसने अमेरिका भेजा अपना गन कि मैं वहां ट्रायल करूं जाके रेंज में जी। तो आज के दिन में इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है, ये पार्कर साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे, कि आज के दिन में कोई भी हमारा स्टार्टअप
कोई भी हमारा जो कोऑपरेटिव सेंटर है, जो सेक्टर है, जो एक हथियार असला बनाना चाहता है, उसको भारत की फायरिंग रेंजेस अवेलेबल कराई जाएंगी ताकि अपना वो ट्रायल कर पाए। और आज के दिन में ये जो वॉरफेयर आप देख रहे हैं दुनिया मॉडर्न में, वॉरफेयर, उसके एवज में हमारे जो स्टार्टअप हैं, हमारे जो नए नए कंपनीज हैं जो खुद बना के आर्मी को देना चाहते हैं, वो सारे अपने हथियार असला इक्विपमेंट लेकर आए इन रेंजेस के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि आप देखिए हमारे काबिलियत देखिए, आप इसमें से चुनिए आपको क्या चाहिए और जो आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं हम बना के देंगे। आप तो ये बिल्कुल भारत ठीक की कह रहे नई हैं सर, शक्ति है। ये भारत की नई शक्ति है, ये भारत के इंडिजिनस होने के भी प्रमाण है कि वो अपने आप में कितनी केपेबल है। मॉडर्न वॉरफेयर से पाकिस्तान को कितना डरने की जरूरत है। और पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर अब आपको देने जा रही हूं। ये मॉडर्न वॉरफेयर में भारत किस तरह एक्सेलरेट करता चला जा रहा है ये तो है ही, लेकिन पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की भारत की पूरी तैयारी है और पूरी कोशिश है। इसे लेकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका के दौरे पर हैं। विक्रम मिस्री ने अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। भारत की तरफ से FATF को एक डिटेल डॉसियर भेजा जाएगा। इसमें पाकिस्तान कैसे आतंकवादियों को पनाह देता है, कैसे लोन के पैसों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है, ये डिटेल समझाई जाएगी। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो तस्वीरें क्या है वो आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान में आतंकी एक एक करके अपने अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं। अब लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद भी बाहर आया है। उसकी एक नई तस्वीर सामने आई है, देखिए आप ये तस्वीर। हाफिज सईद के साथ इस तस्वीर में पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी भी नजर आ रहा है। हाफिज सईद जमात उद दावा का चीफ है, आतंकी संगठन लश्कर का सरगना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी जिसे आतंकवादी घोषित कर रखा है उसे पाल कौन रहा है? उसे पाकिस्तान पाल रहा है। ये दुनिया क्यों नहीं देख रही है? IMF क्यों नहीं देख रहा है? इस बीच आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो आया है, वो भी आपके सामने रख दूं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी लश्कर के हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है। वीडियो में सैफुल्लाह कसूरी का फूलों से स्वागत किया गया। उसके साथ जो सिक्योरिटी है उसके हाथ में AK-47 है, M14 कार्बाइन दिखाई दे रही है। देखिए आप इस तस्वीर को, क्या स्वागत किया जा रहा है। आतंकवादियों का स्वागत वहां पर फूलों से किया जाता है पाकिस्तान में। देख ले जरा दुनिया ये तस्वीर। जिस आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि इसे ढूंढो पकड़ो, वो पाकिस्तान में किस तरह इज्जत के साथ रहता है वो भी देखें। आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता रहता है। पाकिस्तान में सैफुल्लाह कसूरी जैसा ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम AK-47 और M14 कार्बाइन के साथ घूम रहा है। पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम रैलियां करते हैं, शहर शहर मंच सजाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब आप ये देखें कि ये जब भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया से ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, इसे चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो दरअसल इस पैसों का होता क्या है? जो आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट है अफसाना जी, जो ग्लोबल टेररिस्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि केवल भारत ने आतंकी मान लिया तो आप भी आतंकी मान लीजिए। जिसे यूनाइटेड नेशन कह रहा है आतंकी है, जिसे अमेरिका कह रहा है आतंकी है, वो वहां पर खुलेआम घूम रहा है, मंच सजा रहा है, भाषणबाजी कर रहा है, भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, और फिर भी दुनिया उसे पैसा दे रही है। क्यों दे रही है? बिल्कुल, इसमें जो बड़े देश हैं उनका भी दोगलापन साफ नज़र आता है। अमेरिका को भी यही वीडियो क्लिप दिखाई दे रहा है जिसमें हाफिज सईद, जिसके ऊपर उन्होंने भी 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है कि जो भी उसको पकड़े उसको 10 मिलियन डॉलर मिलेंगे, और वो तो सामने के सामने गुदर वहाँ पर घूम रहा है और उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है उन्होंने, और स्पेशल फोर्सेस की सिक्योरिटी लगाई हुई है हाफिज सईद के ऊपर। जबकि उनका पुराना प्रधानमंत्री इमरान खान जो है उसको जेल में डाला है और उसके साथ जेल में बदसलूकी भी हो रही है। तो इस किस्म से पाकिस्तान का ये हाल है और जो ये पूरी दुनिया को मालूम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका जैसे देश और चीन जैसे देश ये इस टेररिज्म का अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी इनको अपना स्ट्रेटजिक एसेट नहीं मानता है, बल्कि उन्हें भी लगता है कि शायद इन लोगों से हमें कभी ना कभी काम पड़ सकता है या कभी ना कभी इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और इसीलिए इनको बचाया जा रहा है। अभी आप देखिए भारत ने इतने प्रूफ भी दिए हैं, और अभी इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जो
1-1 करोड़ उन्होंने मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को दिया है जब उनकी डेथ हुई, और वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के जनरल उधर गए, आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल अभी बन गए हैं उनकी भी माला वहाँ पर पाई गई। तो इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि मिलिट्री और टेररिस्ट ये आपस में मिले हुए हैं और इनके बजट अलग अलग नहीं हैं, इन दोनों के बजट साथ ही चलते हैं, और जो भी ये पैसा इनको मिलेगा पाकिस्तान मिलिट्री को, जाहिर है कि उसमें से कुछ पैसा इनके पास भी जाएगा। ये बात दूसरी है कि एक नार्कोटिक मनी और जो इलीगल पैसा है उसके ऊपर भी इनका काफ़ी ट्रेड होता है, और उसी में अगर आप देखें तो कुछ टेररिज्म में जाता है और कुछ इस किस्म की डील में भी जाता है, जैसे कि अभी एक अमेरिका की डील सामने आई है बिटकॉइन की, और उसमें भी ये जो नार्को मनी और ये जो टेररिज्म मनी का पैसा है वो भी थोड़ा सा इन्वेस्ट हो रहा है, और उससे शायद कुछ लोग अमेरिका में खुश भी हुए हैं, और इसीलिए ये जो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो एफएटीएफ को नजर नहीं आता है, या एफएटीएफ देखना नहीं चाहता है। साल 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान हटाया गया था। अगर एक बार फिर से भारत कामयाब हो जाता है, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसी ऑब्जेक्टिव के साथ गए हैं विदेश, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर किसी भी तरीके का विदेशी लोन मिलना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वक्त एक ब्रेक का है। अल्जीरिया, कुआलालंपुर, मलेशिया में पहुंचे भारतीय डेलीगेशन ने कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया, इस खबर पर भी डिटेल में होगी बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। वेलकम बैक। वॉर रूम देख रहे हैं आप, और अब बात होगी मोदी की टीम की, यानी कि उस भारतीय डेलीगेशन की जो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहा है और पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान में एक आतंकवादी आधिकारिक तौर पर कैद रहते हुए पिता बन गया। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोली, ऐसे क्या मतलब तारीफों के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन आप उन्हें सुनिए क्या खूब बोले। And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. आप सोचिए, ओवैसी ने ये बयान चूंकि अंग्रेजी में दिया, वो विदेश में थे, भारतीय समुदाय को वो संबोधित कर रहे थे, लेकिन कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। जिस वक्त पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, उस वक्त आतंकी, और जिस आतंकवादी की वो बात कर रहे हैं वो ज़कीर रहमान लखवी है, उस लखवी के आतंकी की बात कर रहे हैं, वो पिता बना, और ये सब कुछ कब हुआ, जब वो जेल में था। अब आप सोचिए, ये वो पाकिस्तान है, किस तरह से वो आतंकवादियों को पनाह देता है, कैसे उनका पालन पोषण करता है। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे एक पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, आतंकवादियों को वैसे ही पाकिस्तान पाल पोस रहा है। मैं आपसे चर्चा की ही शुरुआत करती हूँ इस हिस्से में। बहल साहब, ऐसा तो पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं हफीज सईद, जिसके ऊपर $10 मिलियन का लगा हुआ है अवार्ड, वो ना केवल यूएन की लिस्ट में ग्लोबल टेररिस्ट है, पर यूएस ने भी उसको ग्लोबल टेररिस्ट कह रखा है। वो तो बड़े आराम से घूमता है। उसको 9 साल की जेल हुई पहले 2021 में, और 2022 में उसको 31 साल की जेल हुई, लेकिन हम उसको बाहर कई बार स्पीचेस में भी देखते हैं। तो ऐसे आतंकी जो कि ग्लोबल टेररिस्ट है, वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं। अब जो ये अल्जीरिया की बात करता हूं मैं आपके साथ, बहुत ही अहम है ये। अल्जीरिया क्यों गए हम? अल्जीरिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसलिए अल्जीरिया इंपॉर्टेंट है। हम गायना क्यों गए थे? इसी वजह से गए थे। अब अगर मैं ये चीज बोलूं जो बोली गई है, ओवैसी साहब ने जो बोला है, तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन जब ओवैसी साहब बोलते हैं, जो उस धर्म से डील करते हैं जिस धर्म के साथ ये एसोसिएट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आतंकी, जब हम बात करते हैं ये आतंकियों ने हमारे ऊपर धर्म पूछ के अटैक किया और हमारे हिंदू भाइयों को मारा, तो धर्म पूछ के मारा था ना। और यहां पे ओवैसी साहब जब ये बात कहते हैं और पूरे वर्ल्ड में जाके बात करते हैं, तो उसका एक अलग इंपैक्ट है।
वो इंपैक्ट मेरे बात मुझे एक करने बयान ओवैसी जी का याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ये बोला भी कि उनसे धर्म पूछ करके उनको मारा गया, हिंदू भाइयों को मारा गया। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि किस किस्म का ये मुसलमान पाकिस्तान देश है, जी। उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। एब्सोल्युटली। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि उनको हटाया गया था FATF के ग्रे लिस्ट से। जी। अभी IMF का इनका $1 बिलियन और 1.35, अगर $2.35 बिलियन इनको मिला है, चीन इनको $3.7 बिलियन दे रहे हैं। अरे कल की न्यूज में सुन रहा था कि अभी वर्ल्ड बैंक कंसीडर कर रहा है इनको $40 बिलियन का लोन देने के लिए अगले 10 साल के अंदर। अरे ये पैसा तो आतंकियों के पास जाएगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब IMF ने 11 कंडीशंस लगाए तो ये कंडीशन क्यों नहीं लगाया कि मिलिट्री का बजट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए? ये कंडीशन क्यों नहीं लगाया? ये कंडीशन नहीं लगाया। 18% मिलिट्री बजट बढ़ा है, 2.5 लाख करोड़ उनका मिलिट्री बजट है। क्या पाकिस्तान को जरूरत है? और इसी वजह से उसी दम से वो आतंकियों की मदद करता है और आतंकियों का इस्तेमाल करता है भारत के अगेंस्ट। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई वाला एक भारतीय डेलीगेशन मलेशिया में भी है। कुआलालंपुर में डेलीगेशन के मेंबर्स ने प्रवासी भारतीयों से बात की। इस दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा, पाकिस्तान ने अगर बात की तो सिर्फ भारत यानी पाकिस्तान से अगर बात करेगा तो केवल और केवल पीओके के मसले पर ही बातचीत होगी, कश्मीर पर नहीं होगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। India has been engaging in a dialogue with our neighbor Pakistan from the last 4 decades consistently. Times have changed. There has been a paradigm shift in our approach. Prime ministers have changed. President of the countries have changed. But one thing remained constant is the conflict with Pakistan. We have been engaging with a dialogue with them. A lot of friends in the media in different countries asked us, why is India not engaging in a dialogue with Pakistan? India has been engaging in a dialogue with Pakistan from the last 50 years, no matter who was in government. But this time, after what has happened on 22nd of April, where 26 nationals were shot dead from point blank range, just on the basis of their religion and gender. Although I am a member from the opposition party, but I want the ruling dispensation, if they want to engage in a dialogue with Pakistan, we have to make sure that this time we engage in a dialogue where we only talk about reclaiming Pakistani occupied Jammu and Kashmir. Otherwise, this will continue. This is, of course, my personal opinion. Many of us in the room might not agree with me. But Kashmir continues to be an integral part of India. कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं और इसलिए कश्मीर पर कोई चर्चा होने की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होगी तो जनरल अस्थाना चर्चा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी। बिल्कुल, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया गया था उसमें उस समय इसमें कोई शक नहीं है कि ये ही एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इस लीगल डॉक्यूमेंट के हिसाब से गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, सक्शगाम वैली, अक्साई चीन, ये सब भारत का हिस्सा है क्योंकि ये महाराजा हरी सिंह की रियासत थी और उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर, आधा नहीं बल्कि पूरा कश्मीर भारत को सुपुर्द किया था। तो ये इसके अलावा कोई और लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है इस पूरी दुनिया में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारा हिस्सा है और हमारी पार्लियामेंट में 7 सीटें रखी हुई हैं वहाँ के नुमाइंदों के लिए। उसी मुताबिक जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी तकरीबन 14 सीटें रखी गई हैं वहाँ के नुमाइंदों के लिए, ताकि जब भी ये पीओके भारत में शामिल होगा तो वहाँ पर इलेक्शन होंगे और उनके इलेक्टेड नुमाइंदे हमारी पार्लियामेंट में भी होंगे और हमारी जम्मू और कश्मीर असेंबली में भी होंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे ये आज हो चाहे कल हो, लेकिन ये होके रहेगा। अब अगर बात करनी है कि अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट कश्मीर के ऊपर जो रजाकार ने हमला किया था वो एक इल्लीगल ऑक्यूपेशन है और वर्ल्ड में जब इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड टेरिटरी की बात आती है तो जम्मू और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है ये वर्ल्ड में 70 साल से ज़्यादा ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी रहा है। तो ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो है ये जाहिर है कि जो पेरेंट कंट्री है उसके पास जानी चाहिए और ये जाहिर और इसको ये आज नहीं तो कल ये होना ही है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी और किसी तीसरे देश की भी बात नहीं होगी,
सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मसला है और इसलिए जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें बातचीत करने की कोशिश की थी, तब भी भारत की तरफ से ये साफ इशारा कर दिया गया था कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। जनरल दत्ता, ये किसी और देश का मसला नहीं है। चर्चा तो हम करेंगे, हम तय करेंगे हमें किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। बिल्कुल मीनाक्षी, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भारत और पाकिस्तान का अगर कोई डिबेट होगा, बातचीत होगी, वो बायलैटरल होगी, कोई तीसरे देश की उसमें दखल अंदाजी नहीं होगी। ये स्टैंड भारत का शुरू से है और हम उसके ऊपर कायम है। और अभी तो हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल एक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है कि आप हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर करें। पॉइंट 1, जब आप उसे हैंडओवर कर देंगे उसके बाद बातचीत होगी कि आप पीओके को कब खाली करेंगे। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। बहुत बातचीत होगी, बहुत हमने आगरा के अंदर वो चर्चाएं कर ली, हमने परवेज मुशर्रफ को बुला लिया। हमारे प्रधानमंत्री जब वो सबसे पहली टर्म में आए, नवाज शरीफ को यहाँ इनवाइट किया था स्पेशल गेस्ट, उसके वहाँ पहुँच गए जब उसकी जन्मदिन और उसकी पोती की शादी थी वहाँ पे। तो उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो भारत से दोस्ती मित्रता नहीं करना चाहता, तो सो बी इट। अगर आप दुश्मन है तो हम दुश्मन की तरह ही ट्रीट करेंगे आपको। बिल्कुल ठीक बात। इधर मलेशिया में भी भारतीय डेलीगेशन का एक हिस्सा, जिसमें सीपीआईएम के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास उसमें शामिल हैं, उन्होंने भी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जॉन ब्रिटास ने कहा कि पाकिस्तान में मिलिट्री कंट्रोल है, वो एक मिलिट्री कंट्रोल्ड देश है, वहां का आर्मी चीफ खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर देता है और ये भी पाकिस्तान से देश में ही पॉसिबल है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। One aspect which draws the distinction between India and Pakistan is certainly we are a secular nation, whereas Pakistan is a theocratic nation. Pakistan is a theocratic state where there is not even a civil administration. It has plummeted to be a military controlled nation, and the military leader Asim Munir has self-declared himself to be the field marshal. It happens only in a banana republic or in a rogue nation. वैसे बनाना रिपब्लिक, रोग नेशन, जितनी उपमाएं दी जाएं उनके लिए तमाम उपमाएं कम है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए सारी एकदम मुफीद है। कल भी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि एक बेशरम जनरल जो जंग में मार खाई उसने भारत से, उसके मतलब पूरी दुनिया ने देखा उसको कितनी मार पड़ी, उसके बाद में जाके वो एक्सेप्ट करता कि मैं फील्ड मार्शल बन गया। चाहे उसको उसके प्रधानमंत्री ने बनाया हो या कैबिनेट ने बनाया हो, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। दैट आई फेल्ड एज द जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और ये फील्ड मार्शल बन गया। इतना बेशरम आदमी, मुंगेरी लाल के हसीन मतलब इतना बेशरम, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन having served in the Indian Army as a general myself. It is shameful. A defeated general becomes a field marshal. They don't even know the value and the meaning of a field marshal. Very sad. ये देखिए एक मैं जरा वीडियो और रख देती हूँ हमारे दर्शकों के सामने। पाकिस्तान जैसे बेशर्म मुल्क को हालांकि हम कितनी दफा कितने सारे सबूत दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका आर्मी चीफ अगर फील्ड मार्शल बन जाए तो पाकिस्तान वाले जाने और पाकिस्तान के नागरिक जाने कि वो किस व्यक्ति से जूझ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को किस तरह धूल चटाई और कैसे उसके आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, इसकी एक और तस्वीर, एक और सबूत मैं पाकिस्तानियों को दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें लश्कर के मुरीद के कैंप की है, जहां लश्कर के टॉप कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए थे। एक तस्वीर आप खुद देखें, फील्ड मार्शल बनाते हैं ना आप अपने आर्मी चीफ को, वो भी देखें ये तस्वीर कि आपने जंग कैसे जीती है, आपने इस ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला करने की क्या आपकी हैसियत भी है या नहीं, वो आप देखें। भारत की स्ट्राइक से आतंकी कैंप की छत का बड़ा हिस्सा टूट गया, गड्ढा हो गया, अंदर सब कुछ तबाह हो गया, चाहे आप पिलर्स देखें, दीवारें देखें, सब तबाह हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त मुरीद के कैंप की आप देख रहे हो, ये लश्कर का मरकज था। यहाँ पर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। और फिर आप अपने सिर पर बैठा लें अपने आर्मी चीफ को कि वाह वाह क्या आर्मी चीफ है, ये तो फील्ड मार्शल होने चाहिए, जबरदस्त जिंदाबाद के फिर आप नारे लगा लीजिए पाकिस्तान के। ये सब
कुछ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका है। सच्चाई क्या है वो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 4-7 मई की दरमियानी रात को, कमोडोर बहल साहब आप तो हमारे साथ ही थे, एक तस्वीर का एनालिसिस हमने खुद ने किया। मुरीद के कैंप की ये तस्वीर है। 9 आतंकी ठिकानों में से एक ये आतंकी ठिकाना भी था, जिससे 100 आतंकी मारे गए और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो जबरदस्त जंग लड़ी, हमने तो जबरदस्त सिपाही सलार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखें लश्कर तैयबा का, हमने 2 जगह जो 9 को हिट किया, 9 को तबाह किया, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स मुरीदके में और भावलपुर में जैश ए मोहम्मद, जहां उसने अपने 12 से 14 क्लोज रिलेटिव्स को भी लूज किया। और इन सब, और इधर तो अबू जिंदल, आप बिल्कुल कह रहे थे, खूंखार आतंकवादी अबू जिंदल को मारा गया था लश्कर तैयबा का, जहां मुरीदके के अंदर। और इनके जनाजे में कौन आया? पाकिस्तान के जनरल, आर्मी के जनरल आए। इनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इनको पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग से लिपटा गया। अगर आतंकवादियों को इस तरीके से, और वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी रीत था और पंजाब चीफ मिनिस्टर का भी रीत था, तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, जहां पे बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी एक डीप स्टेट है और पाकिस्तान आर्मी ही इनको नर्चर करती है, और पाकिस्तान आर्मी के जो बिजनेसेस हैं या फिर जो ड्रग मनी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये सारे के सारे टेरर ऑपरेशंस फाइनेंस होते हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि इनको जिंदा रखने के लिए पैसा आता कहां से है? अरे इनको जिंदा रखने के लिए पैसा कहां से आता है? और जिनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, उन्हें किस बिना पर फील्ड मार्शल बना दिया गया अस्थाना जी? ऐसा कौन सा उन्होंने तीर मारा था? ऐसी कौन सी उन्होंने फतेह हासिल की थी जो इन्हें इतनी इज्जत से नवाजा गया? मैं तो कहती हूँ इतने इंपॉर्टेंट पद की उन्होंने गरिमा खराब कर दी। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई हारने के बाद और इतना नुकसान उनके ऊपर होने के बाद उन्हें यही लगा कि अगर हमें किसी भी तरीके से अपनी पॉपुलेशन के सामने अपने वर्चस्व को कायम रखना है, तो ड्रामा इस किस्म से खेला जाए जिसमें यह लगे कि एक तो पहली चीज की हम जीत गए और दूसरा हम इतना जीत गए कि हमने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। मुझे आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में मौजूद हैं। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीर कोलकाता से भी। महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीर कोलकाता से भी। महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है।